Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your computer educator for class 10th. सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 5 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो आप सोच रहे होंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हम पढ़ चुके हैं। यस, उस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को। ओके, सो एक्सरसाइज में कुछ आपके क्या दिए हुए हैं? असिस्टेंट प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ सेक्शन वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, है ना। वही सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को असिस्टेड प्रैक्टिस, जिसमें सेक्शन नंबर 1 में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट वाला चैप्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अच्छे से अभी क्लियर है, ठीक है। पूरा चैप्टर हमने क्लियर कंप्लीट किया हुआ है, साथ ही साथ उसके वीडियोस को भी हमने एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक की वीडियोस अलग अलग प्रोवाइड की है, मैंने उसके प्रैक्टिकल्स को प्रोवाइड किया है। सो होप आपको वो चैप्टर अब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, ताकि आप आज का जो ये सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, तो वो आप और अच्छे से समझ सकते हो, राइट। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डीएचटीएमएल टेक्नोलॉजी। देखो, अब कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं और इनमें आपको बताना है कि डीएचटीएमएल टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं है इसमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से देखो, इज नॉट, है ना, इज नॉट वन ऑफ द डीएचटीएमएल टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले डीएचटीएमएल क्या हुआ? डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एचटीएमएल तो सिंपल एचटीएमएल लैंग्वेज थी जिसमें आप वेब पेज डिजाइन कर सकते थे, स्टैटिक वेब पेज, राइट। तो स्टैटिक वेब पेज के लिए हमने एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज किया था। अब एचटीएमएल का एक एडवांस वर्जन है जिसमें आप डेकोरेटिव वेब पेजेस बना सकते हो, जिसे हम डायनेमिक एचटीएमएल कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप डायनेमिक वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 टेक्नोलॉजीज के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डीएचटीएमएल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। सो ऑब्वियस, देखो, HTML से ही DHTML बनाया गया है, राइट। HTML इज द बेस, है ना। बिना HTML के आप डायनेमिक HTML पर डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, तो HTML तो सपोर्ट कर रहा है, बेस है। CSS, डायनेमिक HTML को ही हम क्या कहते हैं एक तरीके से, जिस लैंग्वेज में आप डायनेमिक HTML वेब पेजेस बनाते हो तो वो कहलाती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, दैट इज CSS, तो वो भी सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट भी एक कंपोनेंट है DHTML का, राइट। जावास्क्रिप्ट भी क्या है? एक कंपोनेंट है। तो क्या नहीं है? विच इज नॉट, www इज नॉट one of the DHTML technology, right? www, all you know that, वर्ल्ड वाइड वेब, right? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहां पर? करेक्ट आंसर हुआ www। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्रोनिम CSS stands for। अब हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? CSS, that is कैरेट सिस्टम स्टाइल, कोरिलेटेड स्टाइलिंग सिस्टम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कैनवास स्टाइलिंग सिस्टम। चैप्टर का नाम है हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एज यू ऑल नो दैट, योर चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप क्या करते हो? एक स्टाइल शीट बनाते हो। उस स्टाइल शीट में आप वेब पेज का कैसा डिजाइनिंग होगा, कैसे फॉन्ट कलर होगा, क्या बैकग्राउंड होगा, राइट, वो सब आप डिसाइड करके रखते हो, उसमें स्टाइल्स में डिफाइन करके रखते हो, जिसको फिर आप फर्दर HTML के साथ में एम्बेड करते हो, कैस्केड करते हो, राइट। तो यहां पर CSS का फुल फॉर्म क्या हो गया? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यहां पे आप एक स्टाइल शीट डिजाइन करते हो और उसको आप कैस्केड करते हो अपने HTML फाइल्स के साथ, ठीक है, ताकि आपका वेब पेज उसके अकॉर्डिंग जो स्टाइल्स आपने सेट की है, जो आपने उसमें फॉन्ट, टेक्स्ट से रिलेटेड जो सेटिंग की है, जो स्टाइल्स आपने सेट किया हुआ है, जो सिलेक्टर प्रॉपर्टी यूज की हुई है, वो सब अप्लाई हो सके HTML पेज पे, राइट। तो क्या हुआ फुल फॉर्म? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, what property would you use to create space between the elements border and inner content? ध्यान से देखो, एलिमेंट और इनर कंटेंट जो लिखा हुआ है उसके बीच में यदि आपको स्पेस देना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करोगे? मतलब सपोज ये आपका एक एलिमेंट है जिसमें आपने कुछ कंटेंट लिखा है, सपोज आपने यहां पे लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। तो अब यहां पे आपको स्पेस देना है, क्लियर। तो यहां पे आप क्या करोगे? स्पेसिंग के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? मार्जिन का, स्पेसिंग का, पैडिंग का, या बॉर्डर का? क्लियर। अब बॉर्डर तो सभी को अच्छे से क्लियर है क्या होता है, मार्जिन सभी को अच्छे से क्लियर है ना। आपके पेजेस जो होते हैं बुक में भी आपने देखा है, टॉप लेफ्ट राइट और मार्जिन होती है, ठीक है।
तो मार्जिन और बॉर्डर तो होगा नहीं यहां पर, क्योंकि टेक्स्ट के बीच का स्पेस, टेक्स्ट और उसके बीच का स्पेस, बॉर्डर के बीच का स्पेस, उसके लिए आपको क्या सेट करना पड़ेगा, स्पेसिंग या पैडिंग। इन दोनों में देखो कंफ्यूजन हो सकता है, स्पेसिंग या पैडिंग। तो ध्यान रखना है, स्पेसिंग करके भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग प्रॉपर्टी होती है। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इसमें, एक हमने पढ़ी थी मार्जिन और दूसरी हमने देखी थी पैडिंग। तो स्पेसिंग के लिए जो यूज होती है वो होती है पैडिंग, और मार्जिन आप सभी को क्लियर है। सपोज ये आपका वेब पेज है तो ये होती है आपकी टॉप लेफ्ट बॉटम राइट मार्जिन, जहां पे आप कंटेंट प्रिपेयर करते हो, राइट। तो मार्जिन तो हो नहीं सकता स्पेसिंग के लिए, लेकिन पैडिंग क्या होती है, लेटर और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पे, करेक्ट आंसर होगा पैडिंग। Okay, now next question is, how do you tell the browser you are creating a styling section with an internal style sheet? ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, how do you tell the browser you are creating a styling section, आप एक स्टाइल सेक्शन क्रिएट कर रहे हो within an internal style sheet। तीन टाइप की स्टाइल शीट्स बताई मैंने, सीएसएस को आप तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हो, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। तो यहां पे जब आप इंटरनल स्टाइल शीट क्रिएट कर रहे होते हो तो आप क्या यूज करते हो, आप स्टाइल रूल का यूज करते हो, ठीक है। स्टाइल रूल को आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे होते हो, कैसे आप ब्राउजर को उसके बारे में बताओगे। तो यहां पे देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टाइल टाइप सीएसएस स्टाइल क्लोज किया, क्लास टाइप सीएसएस क्लास टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस, स्टाइल टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसएस। तो क्लास तो होगा नहीं क्योंकि हमें स्टाइल सेक्शन डिफाइन करना है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब चांसेस किसके हैं, ए और डी के करेक्ट होने के चांसेस है। अब ए और डी में कौन सा करेक्ट होगा, अब जब भी आप सीएसएस फाइल बना रहे हो, ओके, इंटरनल फाइल, तो हम यहाँ पे स्टाइल सेक्शन का, स्टाइल टैग का क्या यूज करते हैं, टाइप यूज करते हैं। अब आप इसमें टाइप बताते हो कि कौन सी फाइल को आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट की तरह यूज करना है, टेक्स्ट फाइल है या सीएसएस फाइल है ना, उसको हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और डी वाले में देखो यहाँ पे सिर्फ सीएसएस फाइल को किया हुआ है और यहाँ पर टेक्स्ट और ऑब्लिक सीएसएस। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट वे होगा ये वाला, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्टाइल टैग आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपने एट्रीब्यूट यूज किया, टाइप इज इक्वल्स टू जो फाइल आप ऐड करने वाले हो, जिस फाइल में आपने स्टाइल टैग स्पेसिफाई किया, जिसको आप HTML फाइल के साथ में यूज करोगे, वो टेक्स्ट और CSS फाइल हो सकती है, देन स्टाइल टैग को आपने क्लोज किया है। ओके, सो करेक्ट आंसर समझ में आ गया, क्या होगा करेक्ट आंसर, डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू रेफरेंस अ स्टाइल शीट अक्रॉस मल्टीपल HTML पेजेस। अब एक स्टाइल शीट है, उसको मल्टीपल HTML पेजेस के साथ में आपको यूज करना है, रेफरेंस करना है। सो हाउ वुड यू डिफाइन योर CSS, तो आप अपनी CSS फाइल को कैसे डिफाइन करोगे, एज ए इनलाइन स्टाइल, एज अ इंटरनल स्टाइल शीट, एज अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, और CSS इज मेंट फॉर ओनली वन पेज। तो यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर, यहां करेक्ट होगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मतलब आप एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करोगे जिसको .css एक्सटेंशन से सेव करोगे, फिर उस फाइल को आप अपने मल्टीपल वेब पेजेस के साथ में क्या कर सकते हो, रेफरेंस कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, राइट। तो एक आपको CSS फाइल बनानी है ना, और उसको आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट की तरह क्रिएट करके अलग अलग वेब पेजेस के साथ में ऐड कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज HTML। फॉर व्हाट, मल्टीपल HTML पेजेस के लिए जो आप स्टाइल शीट क्रिएट करोगे वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होगी। तीन स्टाइल शीट पढ़ी ना, राइट। नाउ करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स। क्या पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट CSS सिंटेक्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को क्रिएट करने के लिए हमने सिंटेक्स देखा था, तो अब यहाँ पे आपको करेक्ट सिंटेक्स बताना है चारों ऑप्शन में से। किसका, फॉर मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट बोल्ड, कि आप क्या चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है आपके HTML फाइल में। तो यहाँ पे देखो क्या करेक्ट सिंटेक्स होगा। अब यदि आपको क्या करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, स्पैन में देखो टेक्स्ट साइज होगी, फॉन्ट वेट होगी, या इस तरीके से आप लिखोगे स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज या स्टाइल इक्वल्स टू टेक्स्ट साइज। तो ध्यान से देख के बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका ये, क्या लिखा है यहाँ हमने, स्पैन, ठीक है। स्पैन क्या है आपका, एक एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, टैग की तरह ट्रीट हो रहा है, और उसमें हमने क्या यूज किया है,
कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि सीएसएस क्रिएट करने के लिए आपको जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है, जो भी सिलेक्शन आप यूज कर रहे हो वो कर्ली ब्रेसेस में यूज होता है। फिर आपने प्रॉपर्टी यूज करी कौन सी, फॉन्ट वेट, क्योंकि फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की वैल्यूज होती है नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, है ना, समझ में आई। तो फॉन्ट वेट की हमने कॉलन लगा के उसकी वैल्यू सेट कर दी, दैट इज बोल्ड। टेक्स्ट साइज बोल्ड नहीं होता है, टेक्स्ट साइज नहीं होता है। टेक्स्ट साइज तो आप px में, पिक्सल्स में सेट करते हो, 12px 4px देखा था ना हमने, जस्ट वही। तो यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर, फॉन्ट वेट कॉलन बोल्ड, क्योंकि प्रॉपर्टी जो आप लिख रहे हो वो प्रॉपर्टी का नाम, देन कॉलन, फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी होती है कॉलन लगा के। और ये पूरी चीज किस में कैप्ट होती है, कर्ली ब्रेसेस में कैप्ट होती है। और इसके पहले आता है आपका सिलेक्टर, या फिर इसी को हम एलिमेंट भी कहते हैं, दोनों में से आप कुछ भी इसको कॉल कर सकते हो। ये इसका सिंटेक्स होता है। तो इस सिंटेक्स पर बेस देखो करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है आपको, बी वाला, ठीक है। टेक्स्ट साइज से बोल्ड नहीं होता है, फॉन्ट वेट जो होता है वो यूज होता है बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। ओके, बाकी रॉन्ग क्यों है ये आपको समझ में आ गया ना। स्पैन स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज, इस तरीके से आप यूज नहीं करोगे, इस तरीके से टेक्स्ट साइज भी यूज नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following code snippet what value is given for the left margin। लेफ्ट मार्जिन के लिए ध्यान से देखो, ये आपको दिया हुआ है यहां पर मार्जिन, कॉलन लगा के वैल्यू सेट की हुई है, ठीक है। क्या सेट की हुई है, कॉलन लगा के, मार्जिन लगा के, कॉलन लगा के कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। अब वैल्यूज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है इनमें से लेफ्ट मार्जिन कौन सी होगी। तो यहां पे देखो टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये होता है इसका एक सीक्वेंस। जब आपको मैंने सीएसएस पढ़ाया था उसमें हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में हमने मार्जिन और पैडिंग्स देखा था, राइट। तो मार्जिन जब आप सेट करते हो तो या तो आप सिंगल मार्जिन अलग अलग सेट कर दो इस तरीके से, ठीक है। मार्जिन एट्रीब्यूट का, मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करके आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, या फिर आप एक साथ भी यूज कर सकते हो चारों मार्जिन के लिए, क्योंकि पेज की जो मार्जिन होती है वो 4 सेक्शन के लिए होती है, टॉप के लिए होती है, राइट के लिए होती है, बॉटम के लिए होती है, लेफ्ट के लिए होती है, ठीक है। अब ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये सीक्वेंस कैसे सेट हुआ, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको ये वैल्यूज लिखनी होती है। दैन रखो, कैसे याद रखोगे इसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वैल्यूज लिखनी होती है। यहां आपका कंटेंट होता है, ये मार्जिन सेट हो जाती है। ओके, तो TRBL दैट इज टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, इसी के अकॉर्डिंग आप ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही मार्जिन सेट करते हो। यदि आप चारों साइड की मार्जिन को सेट करना चाहते हो एक ही मार्जिन प्रॉपर्टी में, तो ओके। सो अब यहां पे आपको बताना है कि व्हाट वैल्यू इज गिवन फॉर द लेफ्ट मार्जिन। तो यहां ध्यान से देखो, लेफ्ट मार्जिन के लिए क्या वैल्यू गिवन दी हुई है, दैट इज 8 पिक्सल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा लेफ्ट मार्जिन के लिए, 8। अब यदि यहां पे लेफ्ट की जगह पूछा होता राइट के केस में, तो राइट के लिए हम 10px पे क्लिक करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई थी। क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकते हैं, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, यही सीक्वेंस होता है। ओके, जब आप पूरे पेज की, वेब पेज की मार्जिन यदि सेट करते हो कैस्केडिंग स्टाइल शीट में, तब एक साथ वो भी, तो क्लियर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज होती है। तो TRBL ये ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर इज 8px, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। अब टेक्स्ट से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ 4-5 टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ऐसे बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट। तो टेक्स्ट कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, फॉन्ट कलर होती है, टेक्स्ट कलर होती है, कलर होती है, फॉन्ट कलर होती है। देखो, फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ध्यान से सुन लो। फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। कलर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ कलर। बैकग्राउंड कलर होती है, बैकग्राउंड इमेज होती है, कलर होती है, लेकिन फॉन्ट कलर और टेक्स्ट कलर करके कोई प्रॉपर्टी हमने नहीं देखी, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज कलर। कलर के यूज करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते हो। ये हमने कहां देखा था, फॉन्ट रिलेटेड जब प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, है ना, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर जैसे। तो यहां पे हमने क्या सेट किया था, कलर प्रॉपर्टी को सेट किया था, राइट। सो समझ में आ गया करेक्ट आंसर क्या हुआ टेक्स्ट कलर के लिए, कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज which is the correct CSS syntax। अब यहां पे आपको फिर से करेक्ट CSS syntax बताना है। देखो, सिंटेक्स अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया था सिंटेक्स, कि सिलेक्टर का नाम लिखना है,
फिर आपको प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे सेट करना है, जो प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हो सिलेक्टर की, है ना, कॉलन लगा के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करनी है। मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी का नाम कॉलन लगा के वैल्यू सेट करते जानी है, सेमीकोलन से एंड कर देना है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी एंड हो जाए तो ये हमारा एक करेक्ट सिंटेक्स था। फाइन, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें बताना है करेक्ट सिंटेक्स कौन सा होगा। तो पहले आपको सिलेक्टर लगाना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको प्रॉपर्टी कॉलन लगा के उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करना है। तो देख लेते हैं 1 बाय 1। ये पहला ही रॉन्ग है, देखो कैसे लिखा हुआ है, पी कॉलन लगा दिया और फिर कलर सेट किया हुआ है। पी मतलब पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, पैराग्राफ एलिमेंट की, पैराग्राफ का कलर ब्लैक सेट करना चाह रहे हो उन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो पहला रॉन्ग। दूसरा ध्यान से देखो, पी मतलब सिलेक्टर लिखा हुआ है, राइट, ये पी हमने सिलेक्टर यूज किया, कर्ली ब्रेसेस यूज किया है, प्रॉपर्टी हमने सेट करी कलर, अभी मैंने बताया टेक्स्ट का कलर सेट करना है तो हम कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कॉलन भी लग रहा है बकायदा, वैल्यू सेट कर दी हमने यहां पर ब्लैक, आप कलर का कोड भी यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल प्रॉपर सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपको शो हो रहा है, तो बी इज द करेक्ट, है ना, बी हमें करेक्ट अभी लग रहा है। अब आगे के 2 ऑप्शन और देखो, यहाँ पे देखो सिलेक्टर के मतलब सिलेक्टर जो है पी वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो ये रॉन्ग हुआ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ही मिसिंग है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ध्यान से देख के बता दो, करेक्ट आंसर हुआ आपका बी, क्योंकि मैं डिटेल में सिंटेक्स समझा चुकी हूं सीएसएस के, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट रॉन्ग है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सीएसएस सिंटेक्स टू चेंज द फॉन्ट नेम। अब आपको करेक्ट सीएसएस सिंटेक्स बताना है, किसके लिए, फॉन्ट के नाम को चेंज करना है इसके लिए, ठीक है। यदि आप फॉन्ट नेम चेंज करना चाहते हो तो सीएसएस का करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, फॉन्ट नेम, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट नेम। ध्यान से देखो, फॉन्ट का नाम चेंज करना है, फॉन्ट कैसे होते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, है ना, इस तरीके से होते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को आप यूज करते हो, क्या होगा इसमें करेक्ट सिंटेक्स। कंफ्यूज करने के लिए चारों लिखे हुए, कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट आंसर होगा फॉन्ट फैमिली। ध्यान रखो, फॉन्ट फैमिली वाली जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने डिटेल में समझाई थी, फॉन्ट फैमिली का यूज करके आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, एरियल से टाइम्स न्यू रोमन, है ना, सैंस सेरिफ, बहुत सारे हमने देखे थे, लाइक, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉन्ट फैमिली इज द प्रॉपर्टी टू चेंज द फॉन्ट नेम। फॉन्ट नेम करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, फॉन्ट भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, फॉन्ट नेम नहीं होती है, क्या होती है, फॉन्ट के नाम को चेंज करना है तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं फॉन्ट फैमिली। और लिखने का तरीका भी देखो बिल्कुल ऐसे ही होता है, फॉन्ट डैश लगा के, हाइफन लगा के आपको फैमिली लिखना है, कॉलन लगा के इसकी वैल्यू सेट करना है। सपोज आप एरियल में सेट करना चाहते हो तो फॉन्ट सॉरी यहाँ पे आएगा क्या, हाइफन, है ना, फॉन्ट हाइफन फैमिली, देन कॉलन लगा के आप सेट करोगे। सपोज आप एरियल वैल्यू सेट करना चाहते हो तो आपको एरियल लिख देना है ना, आप इधर टाइम्स न्यू रोमन सेट करना चाहोगे तो टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री सेट करना है तो कैलिब्री, जो आपको सेट करना है, ठीक है। तो फॉन्ट का यदि नाम चेंज करना है तो हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वो फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट नेम या फॉन्ट करके कुछ नहीं होता है, फॉन्ट फैमिली होता है, याद रखो, ठीक है। कॉलन लगा के उसकी वैल्यू को आपको स्पेसिफाई करना है, ओके। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फॉन्ट फैमिली, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो, which HTML attribute is used to define inline CSS style। ध्यान से देखो, इनलाइन CSS स्टाइल यदि आपको डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, किस रूल का यूज करते हैं, CSS का, स्टाइल का, टाइप का, आईटी का। तो भाई CSS फाइल्स तो हम बनाते हैं, .css से सेव करते हैं, वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। यहाँ इनलाइन के लिए बोला है तो CSS होगा नहीं। थर्ड देखो, टाइप, तो वो इंटरनल में जब आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट या CSS बनाते हो, उसमें यूज होता है, आईडी करके कुछ यूज होता नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर स्टाइल। कौन सा इनलाइन CSS स्टाइल के लिए आप यूज करते हो एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट होगा कौन सा, स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसे हम हेड सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। हेड में अभी तक जब हम HTML पढ़े थे तब टाइटल डिफाइन करते आए थे, अब टाइटल का एक एट्रीब्यूट और होता है जिसका नाम है स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो, किसमें, इनलाइन CSS में, याद रखो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ डू यू मेक ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, मतलब कि कैसे आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लेटर में टेक्स्ट को स्टार्ट करते हो, ठीक है। जो टेक्स्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देखो और बताओ जल्दी।
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करोगे, उसमें कैपिटलाइज उसकी वैल्यू सेट करोगे, या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करोगे, उसमें उसकी वैल्यू अपर केस सेट करोगे, या यू कांट डू दिस विद सीएसएस। सीएसएस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, या टेक्स्ट कॉलन लगा के आप कैपिटलाइज यूज करोगे। देखो अब कैपिटलाइज मतलब यहां बोला है टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर, टेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से, है ना। सपोज हम लिखते हैं मैग्नेट ब्रेन्स, तो एम कैपिटल होना चाहिए, है ना। जो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, तो पहली तो वो प्रॉपर्टी हो गई कौन सी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। कौन सी प्रॉपर्टी हुई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कि टेक्स्ट को आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो अपर केस में, लोअर केस में, कैपिटलाइज में, सेंटेंस केस में, जिस भी तरीके से, ये सारी इसकी वैल्यूज होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी, कॉलन लगाया। अब कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसमें पहला लेटर टेक्स्ट जो होगी वो स्टार्ट होगी कैपिटल लेटर से, तो वो प्रॉपर्टी होगी आपकी कैपिटलाइज। मतलब कि हर लेटर किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। हर टेक्स्ट जो भी होगी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कॉलन लगाना है और उसकी वैल्यू हमने सेट कर देना है कैपिटलाइज। इसकी 4 वैल्यूज होती है, कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। ओके, सो यहां पर हमें कौन सी वैल्यू सेट करना है उसकी, कैपिटलाइज, है ना। अपर केस से तो सारे लेटर्स, पूरे लेटर्स क्या हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। और सीएसएस में होता है प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट नाम की नहीं होती प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की होती है। तो ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग के बहुत चांसेस होते हैं बेटा, जैसे अभी हमने फॉन्ट फैमिली वाला क्वेश्चन देखा था, फॉन्ट कलर, कलर कलर फॉन्ट, है ना। इसी तरीके से आपके कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, बट आपको करेक्ट आंसर क्या टिक करके आना है, बहुत ध्यान से सारी प्रॉपर्टीज देखनी है सीएसएस की। मैंने सब प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ है, थ्योरेटिकली भी समझाया है, एक वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तब आप इनके आंसर्स, यदि ये फिलअप में आए, ट्रू फॉल्स में आए, किसी भी तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आप क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the correct CSS syntax for making all the P tags font size 14px? ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, पैराग्राफ का जो साइज है, टेक्स्ट का जो साइज है वो आपको 14px सेट करना है। तो इसके लिए क्या करेक्ट सिंटेक्स होगा, मतलब यहाँ पे सिलेक्टर यूज होगा P, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेट क्या करना है, फॉन्ट का साइज सेट करना है। तो फॉन्ट साइज के लिए आप किसका यूज करोगे, ऑब्वियस हम जिस भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे वो प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखेंगे, कॉलन लगा के हम लिखेंगे 14px, ठीक है। ये इस तरीके से सेट होगा। अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखो और जल्दी से बताओ कि कौन सा करेक्ट होगा। P कॉलन में 14px डायरेक्ट वैल्यू आपको लिख देनी है क्या, नहीं, ये तो नहीं होगा। सेकंड देखो, P फॉन्ट साइज, कॉलन लगा के 14px लिखा है, क्या फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है, यस फॉन्ट साइज होती है, ओके, बट टेक्स्ट साइज नहीं होती है और ना ही फॉन्ट होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट साइज। कैसे लिखते हैं फॉन्ट साइज, कॉलन हाइफन से सेपरेट करके, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट हाइफन वेरिएंट, फॉन्ट हाइफन वेट, फॉन्ट हाइफन फैमिली, यही सारी फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है जो अभी तक हमने देखी, है ना। फॉन्ट वेट होता है एक, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, फॉन्ट फैमिली आप सेट करते हो, फॉन्ट वेरिएंट आप सेट करते हो, सब इसी तरीके से यूज होती है। कोई भी फॉन्ट अकेले लिखने से या टेक्स्ट लिखने से सेट नहीं होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं फॉन्ट से रिलेटेड, ओके। सो ध्यान रखना है आपको, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आपको बस ये प्रॉपर्टी के नाम ध्यान रखने हैं। यदि ये नाम अच्छे से ध्यान है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज पी। पैराग्राफ का पी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें एक पैराग्राफ होगा आपकी स्टाइल शीट में, उसमें जो फॉन्ट का साइज होगा वो 14 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग होगा, ओके। सो करेक्ट आंसर क्या है, बी। नाउ नेक्स्ट इज which CSS property controls the text size? अब टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हो, फॉन्ट हाइट का, टेक्स्ट साइज का, फॉन्ट साइज का, टेक्स्ट स्टाइल का। अभी देखा ना हमने, है ना। फॉन्ट साइज से क्या हो रहा था, आप फॉन्ट के साइज को, जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो उसको कंट्रोल कर पा रहे हो। सो क्या हो गया करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज फॉन्ट साइज, क्योंकि टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल करके कुछ भी नहीं होता है, फॉन्ट हाइट नहीं होता, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है ना। तो प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, मतलब आप सारे आंसर्स को इजीली कर पा रहे हो, राइट। तो क्या हो गया, टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने के लिए फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू इंसर्ट पैडिंग सो दैट इट इज। अब देखो पैडिंग को आप किस तरीके से इंसर्ट करोगे, मतलब टेक्स्ट के आसपास यदि आपको स्पेस सेट करनी है, पैडिंग क्या करता है, स्पेस को फिल करता है, राइट। तो यदि आपको स्पेस फिल करनी है, स्पेस को इंसर्ट करना है, तो आप कैसे फिल करोगे यहाँ पे, हाउ डू यू इंसर्ट पैडिंग सो दैट इट इज
10 पिक्सल एट टॉप पे हमें ऐड करना है, 15 पिक्सल बॉटम में ऐड करना है, 5 पिक्सल राइट साइड में ऐड करना है और 10 पिक्सल लेफ्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए करेक्ट यहाँ पे फॉर्मेट क्या होगा, है ना। अभी मैंने बताया था मार्जिन में TRBL, ये होता है एक करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, मार्जिन के लिए भी पैडिंग के लिए भी। क्या कि टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि ये चीज याद है तो आप करेक्ट आंसर इजीली कर पाओगे। अब ध्यान से देखो क्या बताया यहां पर मैंने, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग टॉप क्या है, 10 है, बॉटम क्या है, 15 है, राइट क्या है, 5 है और लेफ्ट क्या है, 10 है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमको सेट करना है TRBL के फॉर्मेट में। तो क्या ये T मतलब टॉप है ना, R मतलब कि राइट, तो क्या ये राइट साइड के लिए है क्या 15, राइट में तो 5 है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, T मतलब कि आपका 10 पिक्सल होना चाहिए टॉप पर, तो यहां तो 15 दिया है तो ये भी हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट वाला पैडिंग देखो, पैडिंग कॉलन लगा के लिखा हुआ है, T मतलब कि 10 अपना, अब दोनों में से कोई सा भी T हो सकता है, फिलहाल हमें कौन सा लेना है, टॉप वाला, दोनों की वैल्यू 10 है क्योंकि। उसके बाद में हमें क्या लेना है, राइट, राइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 पिक्सल दिया हुआ है, यस ये सेट हो रहा है। इसी तरीके से बॉटम देखो, बॉटम आपको 15 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे बॉटम 10 सेट है क्या, नहीं, ये भी रॉन्ग। तो लास्ट वाला ध्यान से देखो, टॉप, ठीक है, देन बॉटम, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, TRBL, ये याद रखोगे तो पैडिंग जैसे क्वेश्चन, मार्जिन जैसे क्वेश्चंस में जब आपको एक साथ सारी चीजें सेट करनी है तो वो कैसे सेट होगी, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रहेगा। क्लियर? सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया क्या सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको, TRBL। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आप इस तरीके से जब लिखोगे ना पैडिंग 10px, 5px, 15px, 10px, तभी आप इस तरीके से सेट कर पाओगे पैडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, दैट इज लास्ट MCQ, हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक्स विदाउट एन अंडरलाइन। अब हाइपरलिंक जनरली आप देखते हो तो कैसे दिखती है आपको, हाइपरलिंक का मतलब यही होता है कि कोई टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन। जैसे आप ही मैग्नेट बेंच पे सर्च करते हो क्लास 12 या जो भी आपको क्लास 10 सर्च करना है उसके नीचे अंडरलाइन शो होती है, राइट। तो आप एक लिंक क्रिएट करना चाह रहे हो जिसके नीचे अंडरलाइन शो नहीं हो, लिंक विदाउट अंडरलाइन यदि आपको सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है कैस्केडिंग स्टाइल शीट में, तो आप क्या करोगे, आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेट करोगे। देखो, डेकोरेशन नो अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हाइपरलिंक नो अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन नो अंडरलाइन। तो अब यहां पे पहले तो आपको ये पता करना है कि अंडरलाइन सेट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहां पे हम अंडरलाइन सेट करने के लिए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो, इसके लिए जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं वो होती है टेक्स्ट डेकोरेशन। यदि आपको ये चीज पता है तो आप यहां से करेक्ट आंसर पता कर सकते हो। पहले तो हम अंडरलाइन करने के लिए देख रहे हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहां पे देखो टेक्स्ट डेकोरेशन के ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बाकी ये तो हो गए दो रॉन्ग, ठीक है। अब यहां देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या वैल्यूज होती है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यूज क्या होती है, अंडरलाइन होती है ना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ओवरलाइन होती है। लेकिन आपको अंडरलाइन सेट नहीं करनी है, आपको अंडरलाइन सेट नहीं करनी है, तब हम इसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, तब हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे नो अंडरलाइन नहीं, हम करेंगे इसकी वैल्यू सेट नन। समझ में आया? तो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द अंडरलाइंस। यदि आप अंडरलाइन सेट करना नहीं चाहते हो तब आप टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू नन सेट कर सकते हो। ओके, सो यहां तक अच्छे से समझ में आ गए। क्या पढ़े हमने, चैप्टर नंबर 5 कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऑफ योर बुक क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन के असिस्टेड प्रैक्टिस के सेक्शन ए को हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने 16 एमसीक्यूज को देखा है, ठीक है। होप आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए हैं, होप आपने सारी वीडियोस भी देखी है, प्रैक्टिकल भी देखा है, करके भी देखा होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और आप इसे YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। magnetbrains.com लिखोगे तो गूगल पे इस तरीके का आपको होम पेज शो होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास 10। जैसे ही क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तो शो होंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट, दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन। नाउ सिलेक्ट ऑन वॉच नाउ। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर।
स्टूडेंट यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के जितने भी हमने अभी तक कवर कर लिए ना 1 2 3 4 5 साइबर एथिक्स वगैरह सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में जैसे आपकी बुक में लिखे हुए हैं ना उसी तरीके से मिल जाने वाले हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे। ओके, तो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ अवेलेबल मिल जाना है। ओके, कि जिस भी वीडियो में डाउट है कुछ इस तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।